टू ऑल। आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसका वेटेज जेई में भी है और नीट में भी है, और अब रीसेंट ईयर से तो इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड हम आज इसकी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट लेक्चर से आज कंटिन्यू करते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। जब हम बात कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे आपने डिफरेंट तरीके के बॉन्ड्स के नेम सुने होंगे, मेटालिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, सिंपल या फिर कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे ही एक तरीके का कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। सपोज़ करो मेरे पास कोई स्पीशीज़ ए है और एक स्पीशीज़ बी है, ठीक है, और ए के पास लोन पेयर है या फिर नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स ये एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है। ऐसी स्पीशीज़ जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेस अमाउंट में, तो उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ जिसके पास लोन पेयर है। एंड बी है मेरे पास ऐसा कुछ जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़। और डैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहा होगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहा होगा, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है, कम रहे होंगे, ठीक है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहा होगा। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसके अंदर इसको नीड होगी कोई इसको इलेक्ट्रॉन आकर दे दे। ऐसे ही जब सामने वाली जो स्पीशीज़ है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है, तो ये क्या करना चाहेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगी। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, पर एक्सेप्ट करने के लिए ऑर्बिटल भी तो खाली होना चाहिए, तो इसलिए बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, प्लस मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल, कि खाली ऑर्बिटल हो जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। ऐसी स्पीशीज़ के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ए से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे किसके पास, बी के पास, तो ए ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करी है, बी ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट किया है, इसलिए जो चीज़ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है उसकी तरफ हेड आता है, और जो जहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं उस वाले एंड को आप टेल बोलते हो। तो ये जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड को बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि एक स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन दे रही है, दूसरी स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है। यहाँ पर शेयरिंग इक्वल नहीं है। इक्वल शेयरिंग से जो बनते हैं वो बॉन्ड होते हैं आपके कोवेलेंट बॉन्ड, कि बी ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया और ए ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने इक्वल शेयरिंग करी और बॉन्ड बन गया। जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किससे जा रहे हैं, ए ही शेयर कर रहा है किसके साथ, बी के साथ, तो ऐसे बॉन्ड को आप क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलोगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सी एक रिएक्शन देखूँ, सपोज़ करो अमोनिया की रिएक्शन है, अमोनिया की रिएक्शन है BF3 के साथ, ठीक है। अब अमोनिया की शेप क्या होती है, अमोनिया ट्रायगोनल पिरामिडल, एक लोन पेयर होता है, 3 बॉन्ड पेयर होता है। BF3 होता है ट्रायगोनल प्लेनर, BF3 है मेरे पास ट्रायगोनल प्लेनर। तो अगर मैं NH3 को देखूँगी, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और 3 ये बॉन्ड पेयर वाले बॉन्ड पेयर है बेसिकली, ठीक है। तो हमारे पास ये अमोनिया हो गया, इसकी शेप है ट्रायगोनल पिरामिडल, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। और अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पर जो शेप है वो आ जाएगी ट्रायगोनल प्लेनर, 3 बॉन्ड पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं है। तो अगर मैं ऑक्टेट चेक करूँ तो अमोनिया का जो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन है। वहीं अगर आप बोरॉन के चेक करोगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। यहीं अगर हम हाइब्रिडाइजेशन को देखें तो 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, यानी कि कितना नंबर स्टेरिक नंबर आ गया, 4, 3 + 1 4, यानी कि 1 S और 3 P, PX PY PZ, कि तीनों P हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ से आ गया मेरे पास sp3। यहाँ पर आपके पास क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि स्टेरिक नंबर 3, 1 S और 2 P, कोई भी P हो सकते हैं, X और Y ले लिया हमने फ़िलहाल के लिए। तो 2 P ने पार्टिसिपेट करा है किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp2। दैट मीन्स जो एक P है BF3 का वो
अभी प्योर है, ठीक है, प्योर ऑर्बिटल है एक p, ठीक है। जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो हम उसको यहाँ ड्रॉ कर देते हैं कि एक प्योर p ऑर्बिटल है, ठीक है, और जो कि कैसी है, वैकेंट ऑर्बिटल है, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन के न्यूक्लियस से बने हुए हैं, तो ये आपके पास लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, कहीं पर बिजी नहीं है, लोकलाइज्ड आपके लोन पेयर हैं, ठीक है, फ्री लोन पेयर हैं ये, ठीक है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर इसका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है क्योंकि सराउंडिंग में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, प्लस साथ में क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए खाली जगह भी है, वैकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है। अच्छा, तो इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बन सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें कि नाइट्रोजन के पास ये वो पर्टिकुलर लोन पेयर आ गए जो कि लोकलाइज्ड हैं, फ्री लोन पेयर हैं, कहीं इन्वॉल्व नहीं है, और BF3 है मेरे पास ऐसे, और बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होंगे कहाँ से, कहाँ पर, बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में। तो इन दोनों के बीच में, नाइट्रोजन और बोरोन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को आप पर्टिकुलरली क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलोगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करी है, बोरोन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करी है, ठीक है। तो इन नाइट्रोजन और बोरोन के बीच में यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो जो चीज़ इलेक्ट्रॉन रिच होती है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, उसको हम बोलते हैं लुईस बेस, और जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है उसको हम बोलेंगे लुईस एसिड। तो लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, दैट बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसने शेयर करे हैं, नाइट्रोजन ने, और वो किसके साथ शेयर करे हैं, बोरोन के साथ। बोरोन की तरफ से कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर नहीं हुई है, किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। तो ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को आप क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलोगे। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है, जो हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बेसिकली हम जहाँ पर बात करेंगे वो हम मेटल और लिगेंड के बीच में बात करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मेटल की, मेटल बिहेव करेगा लुईस एसिड की तरह, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करेगा, और लिगेंड बिहेव करेगा लुईस बेस की तरह, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनर होगा यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, ठीक है। मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो ज़्यादातर जो आपको लुईस बेस मिलेंगे, अब इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ कौन सी आती हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ ज़्यादातर आपको वो मिलेंगी, या तो वो अपने नेगेटिव चार्ज से डोनेट कर रहा हो, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन ही होता है, या तो लोन पेयर डोनेशन हो रही हो, या फिर हम बोल सकते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से डोनेशन। ट्रिपल बॉन्ड वाले वेरी रेयर एग्जांपल आपको मिलेंगे, मतलब डबल बॉन्ड वाले भी कुछ कुछ हैं, ज़्यादातर आपको नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर वाले मिलेंगे कि उससे डोनेशन हो रहा हो, क्योंकि डोनेशन आसान होगा कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज से कर रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज से डोनेशन हो रही है तो सीधी सी बात है, हर एक स्पीशीज़, हम केमिस्ट्री में जब भी बात करते हैं ना, हम जितनी भी रिएक्शंस पढ़ते हैं, हर एक रिएक्शन के पीछे होने की जो ड्राइविंग फोर्स होती है वो क्या होती है, स्टेबिलिटी, कि हमें स्टेबिलिटी मिल जाए। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए कैसे कैसे मिल सकती है स्टेबिलिटी, तो हम एक जनरल प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि जितनी ज़्यादा की सिस्टम में से एनर्जी रिलीज़ होगी उतनी ज़्यादा उसको स्टेबिलिटी मिलेगी। अब और कैसे देखते हैं इस चीज़ को, कि जैसे मान लो किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसके अंदर अट्रैक्शन रहेगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, किसी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके अंदर भूख रहेगी कि उसको इलेक्ट्रॉन मिले, नेगेटिव चार्ज मिले। इसलिए जो चीज़ नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग होती हैं वो स्टेबल फील नहीं कर रही होती हैं, ठीक है। तो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए उनको क्या होना पड़ता है, न्यूट्रल होना पड़ता है। न्यूट्रल चीज़ स्टेबल होगी,
ना वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी, ना ही वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो जितनी कम रिएक्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा ही वहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो अगर नेगेटिव चार्ज वाली चीज़ें हैं उनके अंदर होगा कि हम डोनेट कर दें, अब डोनेशन होगा इलेक्ट्रॉन का तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे, पॉजिटिव चार्ज डेवलपमेंट होगा, तो बेसिकली किसकी तरफ जाएगा, न्यूट्रल साइड जाएगा। लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है, डोनेशन वहाँ से नेगेटिव चार्ज के बाद कहाँ से डोनेशन इजी है, लोन पेयर से इजी है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाली जो चीज़ें हैं उसके इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं दो एटम के न्यूक्लियस के बीच में, तो वहाँ से डोनेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो सबसे आसानी से डोनेशन होगा नेगेटिव चार्ज से, फिर लोन पेयर से, देन उसके बाद हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग की बात होगी। अब जैसे कि अब देखो, सपोज़ करो ये मेटल है और मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करेगा और लिगेंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। तो यहाँ पर मैंने मेटल बना दिया, सराउंडिंग में 6 लिगेंड बना दिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे हैं। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है, वो हम जनरली क्या लेते हैं, डी ब्लॉक। ज़्यादातर आपको क्या मिलेगा, डी ब्लॉक का मेटल कैटायन मिलेगा, डी ब्लॉक मेटल कैटायन, क्योंकि डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। उनके पास खाली जगह होती है जिससे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट उसके बाद देखिए, अगर मान लो कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है तो हम उसको बोल देंगे कॉम्प्लेक्स कैटायन। इस पूरे को कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स कैटायन। अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हम उसको बोल देंगे कॉम्प्लेक्स एनायन, तो उसको कॉम्प्लेक्स एनायन बोला जाएगा। ठीक है, और ये पूरा आपके पास होता है कॉम्प्लेक्स को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, बेसिकली कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ करो हमने एक आयरन का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिया FeCN6K4, ठीक है, ये ले लिया हमने। ठीक है, तो जो ये आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हो ये होता है आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, और यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है वो हो गया आपके पास आयरन Fe, और जो लिगेंड है वो हो गया आपके पास Cn नेगेटिव, जिसको हम बोलते हैं अनायनिक लिगेंड साइनाइडो। अनायनिक के लिए O लगता है, ठीक है, लास्ट में साइनाइडो। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया ये। अच्छा, और यहाँ पर अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो ये किस तरीके से ब्रेक होगा, 4K पॉजिटिव FeCN6 4 नेगेटिव। कोऑर्डिनेशन स्फीयर ब्रेक नहीं होता है, उसके बाहर जो आयन होते हैं वो ब्रेक होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली, जो इसके अलावा आयन होते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, इस तरीके से ब्रेक होगा। अब सिंपली अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, आयरन की आप मान लो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो आयरन के लिए आप X ले लो। अब मेरे पास 6 साइनाइडो लिगेंड है, हर एक के ऊपर कितना है, एक नेगेटिव चार्ज होगा, Cn नेगेटिव है -1। कॉम्प्लेक्स के ऊपर पूरा चार्ज कितना है, -4, तो कितना आ जाएगा, -4 + 6 + 2, यानी कि आयरन इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। और ये लिगेंड हो गए, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। और ये हो गया कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज। इसका मतलब ये जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स है ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका बेसिक की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किस तरीके से होते हैं। ये मेटल हो गया Fe, और Cn नेगेटिव मेरे पास क्या हो गया, लिगेंड, और इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स D block compounds are more stable
देन डी ब्लॉक कटायन। इसका मतलब ये है कि जो डी ब्लॉक के मेटल से जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स बोल दो या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल दो, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेरे पास अगर सिंपल कोई डी ब्लॉक का कटायन है। रीज़न बीइंग ड्यू टू डोनेशन बाय लिगेंड, क्योंकि उसको लिगेंड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है, ठीक है। इसी वजह से जो डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू डी ब्लॉक कैटायंस, ठीक है। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स जो हैं जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है, जैसे कि अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन में भी कोऑर्डिनेशन, हीमोग्लोबिन भी एक तरीके का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें मेटल लिगेंड की बॉन्डिंग मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में भी सेम मेटल लिगेंड का कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर देखने को मिलता है। हीमोग्लोबिन में जो सेंट्रल एटम होता है उसमें आयरन आता है +2 में। क्लोरोफिल में जो सेंट्रल एटम होता है उसमें आयरन, उसमें मैग्नीशियम आता है, किसमें +2 में आता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल भी है किसके लिए, ग्रीन कलर के लिए, ठीक है। तो ग्रीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। हीमोग्लोबिन में रेड कलर का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। तो अगर हम हीमोग्लोबिन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देखें तो आयरन तो हो गया सेंट्रल एटम, डोनर एटम हो गया मेरे पास डोनर साइट हो गई मेरे पास ये नाइट्रोजन की, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है किसका, हीमोग्लोबिन का भी, ठीक है। 4 डोनर साइट्स हो गई हैं यहाँ पे, बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये रेड कलर का हीमोग्लोबिन जो है वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट भी करता है, आप चाहो तो ऐसे दिखा भी सकते हो, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे कि अगर मैं बात करूँ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, यानी कि इसके साथ अभी पानी नहीं है, ये अभी वाइट कलर का होता है कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट में कॉपर आ जाएगा +2 में, साथ में आपने ले लिया, मान लो वाटर ले लिया, ठीक है। तो मिलकर क्या बनाएगा, ये कॉपर सल्फेट .5H2O, ठीक है, ये बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं ब्लू विट्रॉल, ठीक है। और इसका जो ब्लू कलर आता है दैट इज़ ब्लू कलर ड्यू टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इसका कुछ इस तरीके से दिखता है, कॉपर सल्फेट, कॉपर, इसमें से 4 वाटर मॉलिक्यूल एज अ लिगेंड यहाँ पर अटैच होते हैं, सल्फेट .H2O। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो कॉपर तो हो गया यहाँ पर वही सेंट्रल मेटल, H2O हो गया यहाँ पे क्या, लिगेंड, ठीक है। तो जो वाटर है, ऑक्सीजन के लोन पेयर से डोनेशन हो रही है, तो वाटर यहाँ पर एक्वा एज अ लिगेंड बिहेव करेगा, ठीक है, एक्वा, ये यहाँ पर लिगेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, लिगेंड से सेंट्रल मेटल को डोनेशन हो रहा है, तो ये 4 यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा कि 4 लिगेंड लगे हुए हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड, जिनकी एक डोनर साइट है, और यहाँ पर सल्फेट बाहर मेरा आयोनाइजेशन स्पीयर में हो गया, और ये जो H2 है दैट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो अगर इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछे तो 5 नहीं बोलोगे या फिर 4 नहीं बोलोगे, यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अटैच विद हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड है। बाकी जो 4 ये हैं, ये वाले किस में है, कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो 4 H2O मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली कलर्स के पीछे का जो रीज़न होता है ना, वो अलग अलग रीज़न हो सकता है कि ज़्यादातर अगर मान लो आपके पास, जो आप नोट डाल के लिख सकते हो, कलर का रीज़न बिहाइंड कलर, जो आपको एक कलर शो होता है, इसके पीछे का रीज़न, अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन बोल दो या कॉम्प्लेक्स बोल दो, एक ही बात होती है, इनके पीछे का कलर का रीज़न होता है
वो ज़्यादातर आपको क्या मिलेगा, डी ट्रांजिशन, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो चार्ज ट्रांसफ़र, डी से डी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, या फिर चार्ज ट्रांसफ़र जो आप पढ़ते हो MLCT LMCT उसकी वजह से, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आयनिक कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो आयनिक कंपाउंड में कलर का रीज़न क्या बनता है, पोलराइजेशन इफेक्ट, पोलराइजेशन इफेक्ट, जिसकी अभी हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। और ऐसे ही कोवेलेंट कंपाउंड्स की अगर आप बात करो, वहाँ जो कलर का रीज़न बनता है दैट इज़ होमो टू ल्यूमो ट्रांजिशन, हाइयर ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल टू लोअर अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, होमोलूमो ट्रांजिशन, ठीक है, वो एक रीज़न बनता है कलर का, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ मान लो सिस्प्लेटीन की, ठीक है, सिस्प्लेटीन की। अब ये बेसिकली क्या है, आपको पता है कि प्लेटिनियम तो एक इनर्ट मटेरियल है, ठीक है, इनर्ट मटेरियल है, यानी कि रिएक्टिव नहीं है, इनर्ट मटेरियल है। बट जब इसके साथ लिगेंड्स आके जुड़ जाते हैं ना, तो ये एक्टिव हो जाता है, तो ये ड्रग बन जाता है, एक हेल्पफुल ड्रग बन जाता है, जो कि कीमोथेरेपी में यूज़ होता है, यूज्ड इन कीमोथेरेपी, यानी कि लिगेंड्स की प्रेजेंस में एक्टिविटी चेंज हो रही है, रिएक्टिविटी बदल रही है। जैसे कि अगर देखो प्लेटिनियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, साथ में मैंने लगा दिए 2 लिगेंड क्लोराइडो, और एक लगा दिए ये मैंने न्यूट्रल लिगेंड अमीन, ठीक है, AMMINE, डबल एम यूज़ करते हैं जब एज अ लिगेंड होता है, ठीक है। ये अनायनिक लिगेंड होता है, तो इसके लिए हम क्लोराइडो यूज़ करते हैं, अनायनिक के लिए लास्ट में O आता है। और ये आपके पास न्यूट्रल लिगेंड है, इसके लिए डबल M लिखते हैं, वैसे जब हम इसकी नेमिंग सीखेंगे ना तब बताऊंगी, ठीक है, डबल M लिखते हैं, अमाइनो। तो इसमें प्लेटिनियम जो होता है वो +2 में आता है, जैसे प्लेटिनियम X, ठीक है। तो आपके पास कैसे हैं, अनायनिक लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड का तो कोई चार्ज नहीं होगा, ये प्लेटिनियम आ जाएगा आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है बेसिकली किसका, सिस्प्लेटीन का, जो कि कीमोथेरेपी में यूज़ की जाती है, ट्रांसप्लेटीन नहीं, सिस्प्लेटीन, ठीक है। दोनों NH3 एक साइड हैं, दोनों Cl एक साइड है, ठीक है, इसकी सिस्प्लेटीन है, ठीक है। तो ये भी आपका इसके अंदर जो बॉन्ड, ये वाले जो बॉन्ड बन रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये जो 4 बॉन्ड बन रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 4, कि डायरेक्टली मेटल से कितने बॉन्ड डायरेक्टली बन रहे हैं, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब ऐसे ही देखो एक और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे कि अगर मैं बात करूँ विटामिन B12 की, तो हम बहुत बात करते हैं कि हेल्दी होता है विटामिन B12। अब उसमें सेंट्रल मेटल एटम जो रहता है, आयन जो रहता है, उसमें रहता है कोबाल्ट +2 में, ये भी एक तरीके का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो बेसिकली अभी जो मैंने आपको थोड़ा समझाया, एक बेसिक समझाया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, और कहाँ कहाँ हम अपने डेली लाइफ में ये कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, तो हमने उसके बारे में डिस्कस किया। आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।